हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साई बाबा इन्फोटेक। तो आज का जो टॉपिक है वो एमपीटीटी से है और हम पढ़ रहे हैं आकलन, जो कि अध्याय 14 से है। और आकलन का हमने बेसिक देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था, हमने जाना था कि आकलन क्या है। आज का जो टॉपिक है वो आकलन का महत्व और आकलन के रूप हम देखेंगे। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आकलन की बात करें तो आकलन हम पहले से जानते हैं। आकलन मतलब होता है एक प्रकार से मूल्यांकन। जब भी कभी हम एक फाइनल रिजल्ट बनाने वाले होते हैं तो उसके पहले हम एक विद्यार्थी का या किसी का भी एक व्यक्ति का हम आकलन करते हैं कि उसकी प्रगति किस प्रकार से है, कहां पर सुधार किया जा सकता है फाइनल मूल्यांकन करने के पहले। तो आकलन द्वारा विद्यार्थियों के अधिगम क्षमता, अधिगम मतलब होता है लर्निंग क्षमता को बढ़ाने और मूल्यांकन के पहले सुधार हेतु किया जाता है। हम आकलन करके बता देते हैं कि बालक में सुधार की जरूरत है अथवा नहीं, कितना ज्यादा वो और सुधार कर सकता है या अच्छा प्रयास कर सकता है। तो ये है महत्व, कुछ प्रमुख जो महत्व, चलिए उसको देख लेते हैं। सबसे पहला महत्व है अधिगम के लिए गुणवत्तापूर्ण वातावरण निर्मित करने के लिए। अधिगम मतलब होता है लर्निंग। जब आप सीखते हैं या सिखाते हैं तो सिखाने के लिए एक एनवायरनमेंट बनता है, एक गुणवत्तापूर्ण एनवायरनमेंट बनता है जहां पर बच्चा सीख सकता है। इसके अलावा शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक नो डाउट वो शिक्षा देता है, लेकिन किस तरीके से, नए नए तरीकों से और अकॉर्डिंग टू जो बच्चा है उसके हिसाब से किस तरीके से वो शिक्षण प्रक्रिया को और प्रभावशाली बना सकता है, इसके लिए आकलन का बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षक और छात्र के स्वमूल्यांकन के लिए आकलन करने से शिक्षक को पता चल जाता है कि उसे कहां पर और प्रयास करना है, वैसे छात्र जानता है कि उसने कितना सीखा है और कहां पर और सुधार की जरूरत है। फिर आकलन से छात्र की प्रगति का पता चलता है। इससे पता चलता है कि विद्यार्थी ने क्या सीखा है, कितना सीखा है और क्या वो दैनिक जीवन में सिखाए गए ज्ञान का उपयोग कर पा रहा है, कौशल का उपयोग कर पा रहा है अथवा नहीं। इसके अलावा क्या वो नए ज्ञान के बारे में बात करना चाह रहा है कि नहीं जा रहा है, उसकी जिज्ञासा बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। फिर बात करें वैज्ञानिक पृष्ठपोषण प्रदान करने में। अब इसका मतलब क्या है, तो देखिए पहला तो बात करें कि वैधानिक जब पृष्ठपोषण की हम बात करते हैं तो हमको तीन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला छात्र के ज्ञान के संदर्भ में कि छात्र का जो ज्ञान है वो किस फील्ड में ज्यादा है, किस प्रकार की उसकी रुचि है। दूसरा, छात्र प्रदर्शन कैसा कर रहा है, छात्र प्रदर्शन कैसा कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। क्लास में अगर आप मैथ पढ़ा रहे हैं तो मान लीजिए कोई सुनील नाम का बालक है, तो किस तरीके से वहां पे परफॉर्म कर रहा है, उसका ज्ञान कैसा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है। दो बातें हमने कर ली। तीसरी, छात्र की आवश्यकता। छात्र की आवश्यकता कहने का मतलब यह है कि कहां पर उसे और मदद की जरूरत है, उसकी आवश्यकताएं क्या क्या है, किन आवश्यकताओं से वो चीजों को और अच्छे से सीख सकता है, उसका अधिगम अच्छा हो सकता है। फिर इसके बाद बात करें विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति के मूल्यांकन में, जैसे कि छात्र की समझ का स्तर कितना है। आकलन से हमें पता चलता है कि छात्र का जो समझ का स्तर है वो कितना है। इसके अलावा अधिगम की प्रगति जानने में कि वो उसकी जो लर्निंग जो स्पीड है वो किस प्रकार से है। इसके अलावा जो शिक्षक है वो जो शिक्षण देता है तो उसकी विधियों में किस हद तक सुधार किया जा सकता है, उसको और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो ये था आकलन। आकलन के रूप की बात करें तो आकलन के रूप मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। पहला तो स्वयं आकलन, दूसरा सहपाठी सहयोगी समूह और तीसरा ट्यूटर आकलन। तो क्या है स्वयं आकलन? देखिए स्वयं आकलन का मतलब होता है, बहुत ही फेमस वर्ड है ये, सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं इसको। और इस आकलन में छात्र तथा जो कक्षा अध्यापक होता है और जो अध्यापन के माध्यम से छात्र सीखता है तो वह अपने अधिगम का स्वयं मूल्यांकन कर सकता है। मतलब एक छात्र जो है वो ये सीख सकता है कि जो अध्यापन कार्य उसके शिक्षक के द्वारा किया जा रहा है तो उस अध्यापन से वो स्वयं कितना सीख पा रहा है, वो छात्र कितना सीख पा रहा है। कई बार बच्चा पढ़ता है तो उसे आकलन करते आना चाहिए कि वो कितना सीख पा रहा है अपने टीचर से कि नहीं सीख पा रहा है। तो ये हो गया स्वयं मूल्यांकन, और ये बहुत जरूरी है, पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। क्योंकि जो छात्र स्नातक या बीएड हैं या छात्राध्यापक हैं, वे स्वयं के कार्य को भी एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखकर स्वयं की कमियां निकाल सकते हैं। देखिए एक हो गया टीचर और एक हो गया स्टूडेंट। टीचर भी स्व मूल्यांकन करे या स्व आकलन करे और स्टूडेंट भी करे। इससे ये पता चलेगा, स्टूडेंट का पता चलेगा कि वो जो टीचर सिखा रहा है उसको वो कितना सीखा,
और टीचर को भी साथ साथ खुद का आकलन करते रहना चाहिए कि वो जो सिखा रहा है तो उसमें सुधार की जरूरत तो नहीं है, इसलिए स्वयं आकलन बहुत जरूरी है। स्वयं आकलन पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, इससे आपको आपकी कमियां दिखाई देती हैं और फिर जब आप कमियां जान जाते हैं तो उसको आप पूरा करने का प्रयास करते हैं। दोनों के लिए जरूरी है, टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। फिर सहपाठी या सहयोगी समूह, इसे बोलते हैं पीयर असेसमेंट। अब जो छात्र अपने सहपाठी या अन्य छात्रों के अधिगम में की अगर बात करें, अगर वहां से फीडबैक प्राप्त करता है, मान लीजिए एक बच्चा है और उसके कई सारे सहपाठी हैं, तो वो पढ़ाई के बारे में बात करेगा, पढ़ाई के बारे में बात करेगा तो ये लोग अपना अपना फीडबैक देंगे। फीडबैक मतलब होता है पृष्ठ पोषण, हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ पोषण, इंग्लिश में फीडबैक। फीडबैक ज्यादा इजी है। तो बाकी छात्र भी क्या करते हैं, अपना फीडबैक प्रदान करते हैं। तो ये छात्र क्या करता है कि जब इनका फीडबैक पाता है कि किस तरीके से शिक्षण कार्य चल रहा है, तो ये भी चेक करता है कि हाँ इन्होंने ये जो सीख पा रहे हैं, जैसे ये बालक ने कुछ सीखा, इस बालक ने कुछ सीखा, इस बालक ने कुछ सीखा, तो ये कितना सीख पाए और मैं कितना सीख पाया। हो सकता है कि इस बालक ने कम सीखा हो, इन बालक ने ज्यादा सीख लिया हो। तो यहां से उसे पता चलता है कि मेरे सहपाठी उसी शिक्षण को ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं, उस अध्यापन को ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं और मैं कम समझ पा रहा हूं। या इससे ये भी होगा कि ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो इससे पता चलेगा कि हाँ मुझे ज्यादा समझ में आया, इनको कम समझ में आया। तो सहपाठी और सहयोगी समूह से भी उसे समझ में आता है कि वो कितना सीख रहा है, क्या कम सीख रहा है, क्या ज्यादा सीख रहा है, सेम प्रोसेस से। तो और इसके अलावा अगर बात करें जो छात्र होते हैं, तो छात्र परस्पर विश्वास एवं सहयोगपूर्ण भावना के साथ इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा निष्पक्षता के साथ फीडबैक प्रदान करते हैं। जब छात्र अपने सहयोगी छात्रों को फीडबैक देते हैं तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वो स्वयं को शिक्षक की भांति मानते हुए विश्वसनीयता के साथ आकलन करें। हाँ, यहाँ पर यह जरूरी है कि जो सहपाठी हैं वो सही फीडबैक दें, गलत फीडबैक ना दें, मतलब जो रियलिटी है वही बताएं। तीसरा, ट्यूटर आकलन। ट्यूटर असेसमेंट इंग्लिश में बोलते हैं इसको। जब शिक्षण कर्मचारी आकलन करते हैं तो उसे ट्यूटर आकलन कहते हैं। मतलब कि इसमें जो शिक्षण कर्मचारी होते हैं वो आकलन करते हैं, ना तो आप स्वयं करते हैं, ना तो आपके सहपाठी करते हैं। इसमें शिक्षण कर्मचारी जो होते हैं वो आकलन करते हैं और इस प्रकार के आकलन को ट्यूटर आकलन कहते हैं। इसमें ट्यूटर या शिक्षक छात्र के कार्यों पर उसे फीडबैक प्रदान करते हैं। यहां पर मान लीजिए कि स्टूडेंट है और उसने कोई प्रोजेक्ट बनाया या कुछ भी था, कोई एग्जाम दिया, उसने कोई प्रोजेक्ट बनाया, कोई एग्जाम दिया, तो यहां पर ये खुद आकलन नहीं कर रहा है, न इसके सहपाठी आकलन कर रहे हैं। यहां पर एक टीचर वो आकलन कर रहा है, वो बता रहा है कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट था या तुम्हारा जो एग्जाम था वो कैसा गया, वो कहां पर सुधार की जरूरत थी। इसके अलावा अगर बात करें, आकलन जो है वो रचनात्मक और योगात्मक यानी कि फॉर्मेटिव और समेटिव हो सकता है। और रचनात्मक के अंतर्गत छात्रों को फीडबैक प्रदान करना एवं छात्रों को अधिक से अधिक सीखने में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। रचनात्मक में क्या होता है, क्रिएटिविटी की बात करें हम या बात करें फॉर्मेटिव की, तो यहां पर छात्रों को ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये थे आकलन के रूप। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। इसके बाद मैं आकलन का एक अंतिम वीडियो बनाऊंगा जो कि थोड़ा बड़ा होगा और वहां पर हम अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन देखेंगे। इसके अलावा हम विद्यालय आधारित आकलन देखेंगे और उसके उद्देश्य और आवश्यकताएं देखेंगे और फिर बढ़ेंगे मूल्यांकन की ओर। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा है कि आप सभी घर में होंगे और सुरक्षित होंगे।